के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। दोस्तों, कहा जाता है कि मां सोती नहीं है, वो केवल अपनी आंखें बंद करके चिंता करती रहती है। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वो अपनी सेहत भी कुर्बान कर देती है। हालांकि खेत खलिहान से लेकर अन्य कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाएं आज ऊंचा मुकाम तो हासिल कर रही हैं, लेकिन चिंता की बात करें तो वो ये है कि इस सब के पीछे उनकी सेहत कहीं पीछे छूट रही है। देखा जा रहा है कि गांव की महिलाएं भी शारीरिक और मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो रही हैं। तो क्या हमारी प्राथमिकता ही गड़बड़ाई हुई है? खून की कमी, दिल की बीमारी, अनीमिया और मानसिक स्वास्थ्य कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और उम्र के प्रत्येक पड़ाव में महिलाओं को कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है, कैसे इन खतरों को कम किया जा सकता है और कौन से कारक महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञों से। और आज के कार्यक्रम का विषय है कैसे रहें 40 के बाद चौकन्ना, बढ़ती उम्र में महिलाओं में होने वाली समस्याएं, एक जागरूकता। जी हां, अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या से ग्रस्त हैं, किसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060, 1800-11-3061। ये आपको बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लगेगा, ये टोल फ्री नंबर है। कार्यक्रम के दौरान आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ देश के जाने माने 2 विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो पूरे 1 घंटे तक आपके साथ बने रहेंगे और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाएंगे। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर, आप एम्स दिल्ली में मनोचिकित्सक हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं में सामान्य तौर पर मन से जुड़ी कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ दूसरी मेहमान है डॉक्टर कामिनी धीमान। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो खासतौर पर बताएंगे कि महिलाओं में हार्मोन के बदलने से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और कैसे कर सकते हैं हम बचाव। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ के साथ में। बिल्कुल दोस्तों, तो आज के कार्यक्रम का विषय हमने आपको बता दिया है, टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दे दी है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि महिलाएं कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं, कितनी जरूरत है जागरूकता की, और इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बात जब महिलाओं की सेहत की होती है तो सबसे पहले ये बता दें कि पुरुषों के वर्चस्व को बहुत तेजी से पीछे छोड़ती महिलाओं ने आज ये साबित कर दिया है कि वो हर क्षेत्र में हर काम कर सकती है। संगीत से लेकर सत्याग्रह, साहित्य से लेकर सिनेमा, या फिर सरसराती हुई किसी डिजाइनिंग कटिंग की बात हो, किसी लघु उद्योग की बात हो, घर, खेती और गृहस्थी के साथ साथ गांव में महिलाओं के द्वारा कुछ इस तरह शिक्षा की दौड़ती लहर ने यह साबित कर दिया है कि महिला आज केवल एक नारी ही नहीं, माँ, बेटी और बहू होने के साथ साथ इज्जत, सम्मान और हर रिश्ते की एक उम्मीद भी है। जी हाँ, उम्मीद। लेकिन इस उम्मीद के पीछे छिपा है एक बोझिल दर्द, और ये दर्द है 40 के बाद की सेहत का। जी हाँ,
बात चाहे ग्रामीण परिवेश की हो या शहरी जीवन की, अपने परिवार के लिए अपने ही ख्वाबों को भूल जाने वाली एक महिला की अपनी ही उम्र कब ढल जाती है, वो कब कमजोर पड़ जाती है, शायद उसे पता भी नहीं चलता। गौरतलब है कि महिलाओं में दर्द सहने की क्षमता पुरुषों से कहीं ज्यादा होती है, तभी तो वह एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखकर पीड़ा की स्थिति में भी जहां सुकून महसूस करती है, वही एक सच ये भी है कि महिलाओं की उम्र का हर पड़ाव, फिर चाहे वो बचपन से लेकर किशोरावस्था का हो या गर्भावस्था और वृद्धावस्था का, चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन 40 की उम्र का पड़ाव एक ऐसा पड़ाव होता है जब ये चुनौतियां शारीरिक और मानसिक रूप से बाधा बन जाती है। तब न केवल बालों का रंग सफेद हो जाता है, बल्कि कई तरह के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। मोनोपॉज के बाद कई समस्याएं होने लगती है। बता दें कि इसी उम्र में जहां कैल्शियम की कमी से बॉडी कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, तो जागरूकता का अभाव खून की कमी पैदा कर देता है, जिससे पीठ दर्द, एसिडिटी, यहाँ तक कि स्तन कैंसर, सर्वाइकल और गर्भाशय के कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इस सब के साथ सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो है मानसिक स्वास्थ्य, यानी मेंटल हेल्थ की। बहरहाल जरूरत है उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर, खासकर ढलती उम्र में, सही पोषण और जागरूक होने की। जी हाँ, हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि ये बताना है कि आपका हर किरदार, चाहे वो खेती का हो या गृहस्थी का, घर का हो या बाहर का, बहुत 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 अनूठा है। इसलिए आप घर के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेहत का ख्याल रखिए, जागरूक बनिए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच महिला का स्वास्थ्य जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है, इसलिए उम्र के प्रत्येक पड़ाव, खास तौर पर ढलती उम्र में उन्हें जरूरत है जागरूक होने की। और ये जागरूकता आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आइए इसी के साथ हमारी बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करना चाहूंगी मैं यहाँ पर डॉक्टर राजेश आपका। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि स्वास्थ्य सुरक्षा की बात हम करते हैं, इसके बिना क्या महिला अधिकारिता की अगर हम बात करें तो वो बेमानी होती है? बिल्कुल, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर एक महिला के बारे में स्वास्थ्य की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि महिला का स्वास्थ्य काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होता है उसके अपने परिवार के प्रति, और उसका स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है बच्चों के प्रति भी। और आप समझ सकते हैं क्योंकि अगर आदमी की बात करें वो सिंगल है, लेकिन यहाँ पे महिला और बच्चों का कभी कभी वो एक ही तरह उसको समझा जाता है। और खासकर ये देखा गया है कि जो एक इग्नोरेंस है वो महिलाओं में ज़्यादा होती है, और बहुत सारे कारणों की वजह से ये देखा गया है कि जो हेल्थ यूटिलाइजेशन सर्विसेज हैं, जैसे हम स्वास्थ्य की जो सर्विसेज हम यूटिलाइज करते हैं या हॉस्पिटल जाना, वो देखा गया है कि पुरुष ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू महिला। महिला कहने का मतलब है एक तो उनके स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा है, और दूसरा वो जो सर्विसेज लेते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं वो भी कम है, क्योंकि उन्हें लगता है घर का काम कौन करेगा। क्योंकि ये देखा गया है कि पुरुष क्योंकि एक ब्रेड अर्नर है, वो काम करता है तो उस पर ध्यान ज़्यादा रहता है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति वो थोड़ी लापरवाह हो जाती हैं, नजरअंदाज कर देती हैं कि अपने स्वास्थ्य को भी मैं थोड़ा सा ध्यान दे लूं। उन्हें लगता है कि मैं अपने परिवार को पहले महत्व दे दूं, उनको पहले उनकी जो कार्य हैं वो पूरे कर लें, फिर उसके बाद देखा जाता है कि हम यहाँ पर अपनी जो हम कह सकते हैं सेकेंडरी हो जाता है महिलाओं का अपने जो स्वास्थ्य के प्रति, अगर हम उनकी नजरिए की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं अपने प्रति भी जागरूक हों। और आजकल के हम जमाने की बात करें तो पुरुषों का बहुत बड़ा वर्ग है वो भी ये मानता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। पुरुष जो है वो महिलाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और महिलाएं भी कम नहीं है। अगर हम अपने चैनल की बात करें तो अभी यहाँ पर महिला किसान अवार्ड शुरू किया गया था, जिसमें महिलाओं को उनके अद्भुत परिश्रम के लिए बहुत
सम्मानित किया गया था। ये स्वीकार्यता जरूर बढ़ी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी स्वास्थ्य चुनौतियां हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। डॉक्टर धीमान, आप क्या कहेंगे इस पर? कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो अभी भी महिलाएं सामना कर रही हैं? हाँ, महिला एक हम बोले तो उनके शरीर में एक विशेष और सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं। महिला एक ऐसी ईश्वर की कृति है कि जिसको ईश्वर ने दिया है अधिकार कि वो एक संतान को जन्म दे। जी। संतान को अगर जन्म देने की उसमें क्षमता है तो उसको देने वाला एक सिस्टम है जी। एक स्पेसिफिक सिस्टम है, और वो सिस्टम कार्यरत होता है जब वो उसमें युवान अवस्था आती है, यानी कि मेच्योरिटी आती है। 13-14 साल की उम्र में मेच्योरिटी आती है जी। उस समय से लेके उसके ये सिस्टम में कभी ना कभी किसी न किसी लेवल पे अलग अलग प्रकार की समस्या आती है। जैसे कि शुरू हुआ पीरियड, तो पीरियड के दौरान क्या क्या समस्या होती है वो शुरू हो जाएंगी। उसके बाद मैरिज के बाद प्रेगनेंसी होना नहीं होना, फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी होने के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने वाली समस्याएं उसको झेलनी पड़ सकती है। डिलीवरी के समय उसको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, और उसके स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। आफ्टर डिलीवरी उसको समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। और ये रिप्रोडक्टिव पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद आ जाता है पेरीमेनोपॉजल, यानी रजोनिवृत्ति का समय आ गया। उससे पहले का समय, उसके बाद का समय, यानी हर लेवल पे उसको अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन समस्याएं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। बिल्कुल, उनका स्वरूप बदलता जाता है। हम ध्यान दें, उसके प्रति पहले ही जागरूक होंगे तो काफी हद तक हम उनसे लड़ सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, महिलाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, और खासतौर पर खुद महिलाएं भी ध्यान नहीं देती हैं, और जिसके चलते समस्या काफी गंभीर रूप ले लेती है। बिल्कुल, इस पर चर्चा करेंगे हम जारी, लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी क्या समस्या है वो जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त राजेश्वर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ मैडम। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए आप। राजेश्वर जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ मैडम। हेलो। हाँ मैडम, आपके सामने बैठा मैं। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आप दोबारा कॉल करेंगे तो हम जरूर आपका सवाल यहाँ पर सुनेंगे और उसका समाधान आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक गुजारिश है कि नेटवर्क एरिया में आकर आप कॉल करें, तभी आपका कॉल सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो पाएगा। बिल्कुल, हम बढ़ते हैं आगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे डॉक्टर कामनी ने बताया कि उम्र के हर पड़ाव पर अलग अलग चुनौतियां आती हैं। किशोरावस्था से अगर हम शुरुआत करते हैं तो कौन सी वो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसका इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से उसका सामना करें? बिल्कुल सही कहा। पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा हटके हो जाता है। कहने का मतलब उसके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती, डेट इज ऑफन डिसमिस्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य की परिभाषा हम कहें तो मेंटल हेल्थ उसी का अभिन्न अंग है, उसका इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हमारा ध्यान ज़्यादातर फिजिकल हेल्थ पे रहता है, बॉडीली हेल्थ पे रहता है। दूसरा, अगर मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि किसी को मानसिक बीमारी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि कोई व्यक्ति, 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचाने, कैसे अपने रोजमर्रा स्ट्रेस से वो लड़ सके। तीसरा, वो अपना कैसे काम कर सके। अब महिला के रूप में ये कह सकते हैं घर का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और चौथी चीज कि समाज को कैसे कंट्रीब्यूट कर सके। तो ये 4 चीजें हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा के अंदर। और जहां तक मानसिक बीमारियों की बात है, मानसिक समस्याओं की बात है, हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी बीमारियां अलग अलग उम्र में अलग अलग किस्म की होती है। जैसे उदाहरण के तो किशोरावस्था की बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आजकल हम जैसे चर्चा करते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ की, और थोड़ा सा अगर हम उसमें डिप्रेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि डिप्रेशन ये देखा गया है कि 2 टाइम्स ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल। ये वर्ल्ड ओवर है और हमारे देश में भी है कि डिप्रेशन जो है महिलाओं में 2 गुना ज़्यादा होता है। हालांकि उसे कारण भी कई हैं, चर्चा कर सकते हैं। और एंजाइटी की प्रॉब्लम जो है महिला में ज़्यादा होती है।
और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है कि महिला सफरर हैं विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो। हमारे देश में कानून है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, तो उसकी भी सफरर हैं और जितने उसकी वो विक्टिम है तो उसकी वजह से भी काफी मानसिक परेशानियां होती हैं और भी बहुत सारी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गया, एंजाइटी हो गया, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का मतलब है, और काफी सारी महिलाओं में जैसे नींद की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बहुत सारी दवाइयां वो लेते हैं, वो कंटिन्यूअसली सालों साल लेते रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम उम्र में आते हैं तो जैसे रिप्रोडक्टिव एज की बात है उसमें भी जैसे चर्चा की, उसमें भी अलग अलग फेज में मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम साइकोसिस, और क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बिल्कुल, तो ये सब समझने की जरूरत है कि इन पड़ावों पर ये समस्याएं हो सकती हैं। अगर हमें पहले से ही पता होगा कि अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और अगर हमारा व्यवहार है उसमें थोड़ा बदलाव हो रहा है तो हम उसे अपने स्तर पर भी थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर इसमें परिवार का सहयोग मिल जाए तो ज्यादा इसमें बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल, और आपसे जानेंगे हम इसके बारे में, लेकिन कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से राजेश्वर जी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। सर मेरी मिसेज का थोड़ा दिमाग से। हेलो जी जी, आप अपना सवाल पूछिए राजेश्वर जी। सर मैडम जी, आपको हमारे मिसेज का ये माइंड दिमाग है नहीं। हाँ, अपना सवाल पूछिए, पूरा कीजिए अपना सवाल। आपका पूरा सवाल हम यहाँ पर समझ नहीं पाए हैं, जिसके चलते हम पूरा जवाब नहीं दे पाएंगे। आप गुजारिश है नेटवर्क एरिया में आकर हमें कॉल कीजिए, तभी आपका सवाल साफ तौर पर यहाँ पर सुना जा सकेगा, जिसके चलते समाधान आपको बता पाएंगे हम। बिल्कुल, तो आप एक बार फिर ट्राई करिए, जैसे ही कनेक्ट होगा बिल्कुल हम उसे शामिल जरूर करेंगे। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कामिनी, अब आपके पास आना चाहूंगी। जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि हर उम्र के पड़ाव पर मानसिक समस्याएं तो होती ही हैं, साथ ही साथ शारीरिक समस्याएं भी होती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 40 के बाद, लेकिन मैं शुरुआत पहले से ही करना चाहूंगी। किशोरावस्था में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं? हाँ, इसमें थोड़ा मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे किशोरावस्था जैसे ही पीरियड आना शुरू होता है तो उस समय जो चेंजेस आते हैं लड़कियों के शरीर में और मानसिक उसमें, तो वो समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले उनको ये इसके लिए एजुकेट करने की जरूरत है कि उनको समझाएं आप कि ये होता क्या है, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता क्या है, वो कितने दिन तक रहता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है नहीं होती है। अगर वो किसी को बता नहीं पाती हैं तो उनमें क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, कि पीरियड आने से पहले चिड़चिड़ापन हो जाता है, पेट खराब होना शुरू हो जाता है, उनको सिर दर्द हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाता है पीरियड आने से पहले कुछ दिन तक। तो ये सारी समस्याएं उनको समझानी होती है कि पीरियड जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसके कुछ घबराना नहीं है, और उसके समय जो यूज़ करने वाला जो कपड़ा है वगैरह पैड है वो मतलब वो इन्फेक्टिव यूज़ ना करें। वो जो बोलते हैं कि स्टेराइल जो है वो कपड़ा या कॉटन या जो भी है वो यूज़ करे, उसके लिए भी उनको एजुकेट करना, जिसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन हम बोलते हैं, उसके लिए भी उनको एजुकेट करने की जरूरत रहती है एट द टाइम ऑफ मेनार्क। और मेनार्क का मतलब कि उसकी ओवरी से एग बनना शुरू हो गया, यानी उसमें फर्टिलिटी की जो एफिशिएंसी है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, वो एफिशिएंसी उसमें आ गई है। तो जो एग बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए भी उसको समझाना पड़ता है कि इस प्रकार का जो खान पान से बचे, रात में लेट नाइट सोना जो है वो भी बचे, चिड़चिड़ापन, ज्यादा सोचना। आजकल क्या है कि हम लोग खुश रहना भूल गए हैं, मैक्सिमम लोग जो है बहुत सोचते हैं उसके बारे में अपने बारे में, बस वो जो सोचने की जो समस्या हो गई ओवर थिंकिंग भी बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। और उस वजह से क्या होता है, स्ट्रेस, इन पॉजिटिव स्ट्रेस एज वेल एज नेगेटिव स्ट्रेस। कुछ लोगों को अचीव करना है, मुझे ये बनना है, क्लास में फर्स्ट नंबर आना है, मेरे एग्जाम है, ये वाला स्ट्रेस भी जो है, कुछ अचीव करने वाला स्ट्रेस जो वो भी एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। तो नेगेटिव स्ट्रेस किसी की तरफ से आपको नुकसान हुआ तो नेगेटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस आपको कुछ अचीव करना है तो वो भी पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। दोनों तरह के स्ट्रेस जो अगर आते हैं तो जो HPO एक्सिस
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करने वाला है वो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है जी। यानी उसका संबंध हमारे मानसिक स्थिति के बिल्कुल। साथ है। अगर वो डिस्टर्ब है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। है। और बिल्कुल जो डॉक्टर उसमें- धीमान, मैं हाँ। रोकना चाहूंगी आपको, एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल ले लेती हूँ, फिर ये चर्चा जो है जी, उसको जी। जारी रखेंगे। इस वक्त जोधपुर से हमारे साथ एक फोन लाइन पर कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैं पूछा मैंने जोधपुर से। जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल में मेरे को 20 साल की हुई तब से खांसी चल रही है। आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। 20 साल की हुई तब से मेरे को खांसी चल रही है। 20 साल की हुई हैं तब से आपको खांसी हो रही है। हाँ, तो अभी आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल की हो गई हैं, लगातार खांसी हो रही है। डॉक्टर से संपर्क किया है अभी तक? जी मैम, कई बार हम दवाई ले चुके हैं, हमें आयुर्वेदिक दवाई चाहिए। बिल्कुल, आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जानना बुखार चाहती भी हैं? रहता है उनको? जी, हमारी डॉक्टर साहब जानना चाहती हैं, बुखार की समस्या भी रहती है? शाम के समय आता है बुखार? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सांस लेती हो, जब से सांस लेती हो ना, तब सांस में अंदर आवाज आती है, तब अचानक खांसी चलने लगती है। हाँ, शाम के समय भी आता है बुखार आपको कभी कभी? नहीं, वो बुखार बिल्कुल नहीं आता है। थकावट रहती है? क्या? थक जाती हैं आप? थकावट रहती हैं? हाँ, थकावट होती है। हाँ, तो अपने खून की जांच कराइए आप, डॉक्टर का संपर्क कीजिए। इसमें अगर बहुत लंबे समय तक खांसी है तो आपको खून की जांच करानी पड़ती है। हो सकता है खून में कुछ दिक्कत है तो आपको एक्सरे की जरूरत भी पड़ सकती है, तो इसमें डॉक्टर का संपर्क बहुत ज्यादा जरूरी है करना। एक बार ये पूरे बॉडी टेस्ट करवा लें, उसके जी बाद ही हाँ, कारण जी हाँ। पता चल पाएगा और हाँ। उसके बाद ही आपको जो इलाज है वो बताया जा सकेगा। यहाँ से यही सलाह है कि आप एक बार ये अपने खून की जांच और बाकी बॉडी टेस्ट जो है वो जरूर करवा लें। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और अब डॉक्टर धीमान, आप बता रही थी किशोर अवस्था में जो लड़कियां हैं उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, उनको मैं बोल रही थी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है उनको बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है कि ये जो समय है 3 से 5 दिन का समय है, उसको अपने सेहत का और अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। उसके लिए उनको एजुकेट करना चाहिए। बिल्कुल, और ये दायित्व हो जाता है घर की बड़ी महिलाओं का, कि वो पहले से माँ ही बाप का, जो बच्चियां हैं उन्हें हाँ, जागरूक कई बार स्कूल टीचर्स भी एजुकेट करती है। हम लोग भी स्कूल्स में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, तब वहां पर भी बच्चों को हम ये सारी समझाते हैं, समस्याएं भी बताते हैं, उनके क्वेश्चंस भी लेते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना ज्ञान बढ़ाए और अपने सेहत का खुद ध्यान रख सकती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप इन सब बातों को जरूर ध्यान में रखें। जागरूकता यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और अब डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, टॉपिक है आज का 40 के बाद कैसे रहें चौकन्ना। तो 40 के बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं हैं जो महिलाओं को प्रभावित करती हैं? शारीरिक तो खैर बहुत हैं, और खासकर जो इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो जो है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड है या पोस्टमार्टम रिलेटेड है, क्योंकि वो खास महिला वर्ग में ही है वो। और उसके अलावा अगर जहाँ तक हम मानसिक समस्या की बात करें तो बहुत सारी समस्या, जैसे डिप्रेशन के बारे में हमने बताया। और डिप्रेशन क्योंकि वर्ल्ड ओवर भी देखा गया है कि नंबर 2 कंडीशन है एज पर डिसेबिलिटी, खासकर महिलाओं में बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। और क्योंकि इसमें जो है सेल्फ हार्म भी महिलाओं में ज़्यादा होता है, अटेम्प्ट महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसको ट्रीट करना, डिप्रेशन को पहले आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रीट करना। क्योंकि अगर हम इसको ऐसा करें तो जो चांसेस ऑफ सुसाइड हैं या चांसेस ऑफ सेल्फ हार्म है वो कम हो जाएगा। और डिप्रेशन को पहचानना बड़ा आसान है। मैं आप बता सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति को जो है अगर ये लक्षण हो 2 हफ्ते से ज़्यादा, जिसमें उदासी हो या उसमें उसको लगता है थकावट है या एनर्जी ख़त्म हो गई है या उसको लगता है कि उसका इंटरेस्ट कम हो गया है, इन 3 में से 2 सिम्टम भी हों, कोई भी सिम्टम हो, और उसके अलावा उसको नींद की कमी होना और भूख कम लगना, एकाग्रता की कमी होना, और ये सारे लक्षण हो, तो अगर 5 या 6 लक्षण हो तब हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते हैं। और इसको कोई भी डॉक्टर बना सकता है, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ साइकियाट्रिस्ट से ही मिलना, आपके फैमिली डॉक्टर भी इसका डायग्नोसिस बन सकता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको डायग्नोसिस बनाना बड़ा आसान है, और दूसरा इसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 100% ट्रीटेबल है ये, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो कभी कभी ये भयानक रूप भी ले सकता है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी
जरूरी है। और इसको एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और उसके साथ साथ एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, कई बार देखा है, बहुत जरूरी है बताना कि कई बार जैसे हेडेक है, बॉडी कंप्लेंट्स हैं, वो सालों साल चलती रहती है। व्यक्ति जो है बहुत डॉक्टर्स के पास जाता है और बहुत सारे इलाज इन्वेस्टिगेशन कराता है, उनकी फाइल इतनी मोटी हो जाती है, लेकिन फाइनली उनको सिर्फ डिप्रेशन होता है, एंजाइटी, हम दवा देते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो सालों साल तक इतने परेशान रहा, इतने सारे टेस्ट कराए, पर अल्टीमेटली उसको मानसिक परेशानी है और उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो जाता है, जिसको हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो महिलाओं में खासकर 40 से बात करें तो ये सब तो ये सारे लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो सतर्क रहने की जरूरत हो जाती है। बिल्कुल, इसमें मैं कुछ बिल्कुल आप से बिल्कुल आपकी राय लूंगी। कॉलर जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका यहाँ पर सवाल शामिल कर लेती हूँ। इस वक्त सोनीपत से श्याम सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, मेरी वाइफ जी पैरों में दरार सी फटी हुई है जी। जी, मेरी वाइफ के पैरों में दरार होती है जी और वे ठीक नहीं हो पाती जी। पैरों में दरार होती हैं? हाँ जी। आप एड़ियों की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे, स्किन की समस्या है डॉक्टर कामिनी यहाँ पर। उम्र क्या है आपकी वाइफ की? उम्र जी 38 नहीं 30 है जी, 30 वर्ष जी। 35 साल है। और अच्छा, साथ ही साथ इनको थायराइड की भी समस्या है। हाँ जी। अच्छा, पैरों में जो दरार आती है उसका थायराइड के साथ कोई संबंध नहीं है। वो अगर नंगे पैर घर में चलती है, सर्दियों में अगर पैरों को कवर नहीं करती है, सर्दियों में होती है समस्या कि हर सीजन में होती है पैरों में दरार की समस्याएं? हाँ, पैरों से फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। पैर में अगर दरार की समस्या है तो वो आम समस्या है जो हर महिला को होती है, जरूरी नहीं कि किसी भी स्पेशल एज ग्रुप में हो। तो उसके लिए फुट केयर जो है वो अपना ध्यान रखना है कि पैर को रोज रात को सोने से पहले गर्म पानी में भिगोएं, वो उसको कपड़े से घिस के साफ करें। और जो सामान्य हम लोग बताते हैं कि तिल का तेल या कैस्टर ऑयल पैरों में लगाकर कवर करके तो सो जाएं, सुबह उठ के तो पैर एकदम साफ हो जाते हैं उनको। अगर डेली वही रूटीन करते हैं तो बहुत छोटी समस्या है। बिल्कुल सामान्य सी समस्या है, इसमें थोड़ी बहुत सावधानी और देखभाल की जरूरत है। आप बिल्कुल ऐसा करेंगे तो इस समस्या से बिल्कुल आपको निजात मिल जाएगा। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर कामिनी, आप जोड़ना चाहती थी इसके बारे में, क्या कहेंगी? इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि पीरियड शुरू होना यानी मेनार्क, वैसे ही एज ग्रुप जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी बच्चा पैदा करने की एज निकल जाती 40 के बाद। तो 40 के बाद जो समस्या आती है वो है कि उनकी ओवरी से एग खत्म होना शुरू होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि क्लाइमेक्ट्रिक यानी पेरीमेनोपोजल, मेनोपोज से पहले का समय। तो उस समय में महिलाओं को सावधान करना है कि आपको जो मेनोपोज होने वाला है उसमें ये सारी शारीरिक समस्याएं हो सकती है। तो उस समय हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि 35 प्लस की फीमेल्स को मेनोपोज के लिए अवेयर करना है, उनको समझाना है। क्या समस्याएं हो सकती हैं? हाँ, शारीरिक अगर हम बताना चाहें महिलाओं जी, को। शारीरिक समस्याएं जो होती है वो अलग अलग प्रकार की, बहुत सारे हर एक सिस्टम से रिलेटेड है। उसको हम लोग आयुर्वेद में हम लोग वात पित्त और कफ के हिसाब से उसको अलग करते हैं। जैसे वात से होने वाली समस्या है कि आपके जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना बहुत कॉमन है। 40 साल के बाद रजोनिवृत्ति जब शुरू हो जाती है यानी पीरियड बंद होता है, तो उससे पहले से धीरे धीरे अगर उसको महसूस होता है कि मुझे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया, धीरे धीरे हड्डियों में कमजोरी आ जाती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, वो बाद में जाकर बढ़ सकता है। तो ये भी हो सकता है। नींद नहीं आना उसको, ये होता है। फीमेल को कई बार चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आना, और कभी रात में सोइए तो एकदम से पसीना हो जाता है उसको, कभी एकदम से ठंड हो जाती है, ये भी समस्या हो सकती है। और 40 के बाद उनको थायराइड की समस्या सकती है, हाइपोथायराइडिज्म से भी वो ग्रसित हो सकती है, या आगे जाकर उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इस प्रकार की बड़ी बीमारियां भी होने के चांसेस हैं अगर वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं तो। बिल्कुल, तो मेनोपॉज से पहले भी ये समस्याएं हो सकती हैं और मेनोपॉज के बाद क्या क्या हो सकता है विस्तार से आपसे जानेंगे। लेकिन एक मेल यहाँ पर आ गई है, मैं उसे शामिल करना चाहूंगी। और डॉक्टर राजेश, ये आपके लिए मेल आई है नैनीताल से सूरज ढोंडियाल जी की। ये लिखते हैं कि उनकी 22 साल की एक लड़की है जो रात को डरावने सपने से डर जाती है, उसे डरावने सपने आते हैं, कभी कभी वो बेहोश भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बताएं। नहीं, देखिए, जो नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है और खासकर यंग लोगों में। और जैसे बताया 22 साल की उनकी लड़की है, तो जिसको हम बोलते हैं नाइट टेरर्स जो है, जो कभी कभी अचानक रात में आपको ऐसा इस तरह की डरावनी चीज़ें याद आए। सवाल यह है कि बस उनको सपने वो याद हैं या नहीं है। अगर याद हैं तो वो नाइटमेयर बोलते हैं, क्योंकि वो REM रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो कहने का मतलब है कि वो हो सकता है कुछ उनको जो है घबराहट की प्रॉब्लम हो
हो या मानसिक समस्या हो या और भी कोई समस्या हो, तो उनको असेस करना ज़रूरी है। ये देखना होगा कि कितना फ्रीक्वेंसी है, उससे उनको कितनी बाधा हो रही है, कितना डिसफंक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से फिर उसका अकॉर्डिंगली उसका इलाज भी हो सकता है। पूरी तरह से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये भी बताना जरूरी है कि बहुत सारी समस्या नींद से रिलेटेड होती है। हम सिर्फ समझते हैं नींद ना आना एक बीमारी है, बट नींद के साथ साथ बहुत है, जैसे कई लोग खर्राटे लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो स्लीप से रिलेटेड होती हैं। बिल्कुल, तो इसकी जांच करवा के ही इलाज करवाना बेहद जरूरी है। इम्पोर्टेंट है कि कितने घंटे सोते हैं वो जरूरी नहीं है, साइलेंट स्लीप कितने आवर्स रहते हैं, दैट इज आई थिंक पूरा जो टेस्ट है वो हो पाएगा, उसके बाद ही जो एग्जैक्ट कारण है वो पता चल पाएगा, और फिर उसके हिसाब से ही इलाज संभव हो पाएगा। सूरज जी बिल्कुल, तो देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे विशेषज्ञ आप तक और हम तक पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। नमस्कार। दूरदर्शन देखने वाले मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरी शुभकामनाएं। हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जब लॉकडाउन में हैं, घर में अकेले या अपने परिवार के साथ भी होते हुए एक हमें डर सताता रहता है। ऐसे समय में कुछ लोगों को नशे का सहारा लेने की इच्छा होती है। कुछ और गलत खबरें भी छप रही थी कि अल्कोहल से कोरोना वायरस कम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस कम नहीं होता, बल्कि अल्कोहल से हाथ धोने से कुछ हद तक अपने हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छे हाथ साफ करने का तरीका है साबुन से हाथ धोना, और अच्छी तरह से आगे पीछे उंगलियां, अंगूठा इत्यादि सारे अच्छी तरह से साफ करना। इसलिए मेरी भाइयों और बहनों से यही विनती है कि वे शराब का सेवन इस दौरान बिल्कुल ना करें, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर ज़िंदगी से ही शराब को दूर कर दें और कभी भी शराब का सेवन ना करें, इसका प्रण कर लें। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कैसे रहें 40 के बाद चौकन्ना। जी हाँ, महिलाएं कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकती हैं, कितनी जागरूकता की जरूरत है, आज हम इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं, और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, चंद्रवती जी। आइए उनका सवाल जान लें। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछ रहा हूँ कि थायराइड इसका जांच रेगुलर कितने कितने महीने में कराना चाहिए? थायराइड की जांच कितने कितने अंतराल में करानी चाहिए? जी मैम, उनको 100 mg का दवा चल रहा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे थायराइड की जांच? अगर किसी को समस्या है तो ये कहा जाता है कि हर 6 महीने एक बार करा लीजिए, 6 महीने या साल में। और जैसे बताया कि जैसे हाइपोथायराइड की जो प्रॉब्लम है, एक तो वुमेन में कॉमन है, और खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसिक समस्याओं को लेकर बहुत बड़ा संबंध है इसका। जिनको व्यक्तियों को डिप्रेशन होता है उनमें काफ़ी लोगों को हाइपोथायराइड भी होता है, तो दोनों का संबंध है जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो। और ये 6 महीने में, 1 साल में उसको करा लीजिएगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ थायराइड है वहाँ पे एक जो खासकर वृद्धा अवस्था में जो महिलाएं हैं उनको हम कॉग्निटिव
सिम्टम कभी कभी मेमोरी प्रॉब्लम्स ये सब भी हो सकता है, जिसको हम रिवर्सिबल डिमेंशिया बोलते हैं, तो वो भी थायराइड की इसकी इम्पोर्टेंस है, तो वो भी कराना ज़रूरी है। और क्योंकि अगर ये लक्षण है तो थायराइड का इसमें रोल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, थायराइड का बिल्कुल इलाज हो सकता है, आप उसमें दवा देते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं, और आपके जो सिम्टम्स हैं, उदासी है या आपको भूलने की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो देखिए, थायराइड का जो जांच है वो आप हर 6 महीने में या साल भर में करवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने जो डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं उनसे भी आप एक बारी संपर्क जरूर कर लें। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और आप डॉक्टर राजेश बता रहे हैं कि मानसिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो मानसिक समस्याओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। उन्हें लगता है कि अगर समाज में ये बात पहुंच गई तो नाम खराब हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को कि इस समस्या को कितनी गंभीरता से लें, और कौन कौन सी आम समस्याएं हैं महिलाओं के संबंध में अगर हम बात करते हैं जो आपके पास आती हैं? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जैसे बताया कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो परे हो जाता है, उसको बारे में चर्चा नहीं करते। उसके भी कारण बहुत हैं। सबसे बड़ा तो स्टिग्मा है, कलंक है। उन्हें लगता है कि किसी को पता लग गया तो क्या होगा, अगर किसी किशोरावस्था में है तो क्या पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी या क्या होगा, क्योंकि एक तरह का भय बना हुआ है हमारे परिवार में, समाज में। हमें उससे बाहर आना है। कहने का मतलब यह है, अगर किसी को समस्या है तो उसका सही इलाज कराएं तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, और इतना ज़्यादा उसको स्टिग्मेटाइज ना करें। और ये भी फ़र्ज़ बनता है समाज का कि ऐसे व्यक्ति जिनको ये समस्या है उनके सपोर्ट करें, उनके साथ आएं, उनको कैसे हेल्प चाहिए वो उनको बताएं। और काफ़ी बदलाव आया है, मगर बहुत बदलाव की ज़रूरत अभी भी है। बिल्कुल। और ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मानसिक समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ओवर ये कहा गया है कि जो मानसिक समस्याएं हैं, अगर टॉप 10 कंडीशन लें तो उसमें से 4 या 5 मानसिक बीमारियां हैं। और आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा इनका बर्डन बढ़ेगा और ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेस से हम गुजर रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट हो रहा है। इन सब की वजह से उसका सारा असर जो है मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ेगा। और ये भी देखा गया है कि जैसे जिन व्यक्तियों को फिजिकल बीमारी भी होती है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारी या और भी कैंसर, इन सब का भी संबंध मानसिक बीमारियों से है। जिन व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है उनको हो सकता है डिप्रेशन भी हो, उदासी भी हो, और हो सकता है उनको एंजाइटी भी हो। तो ये सब भी प्रॉब्लम, उसका भी एक लिंक है, संबंध है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो एक वुमेन को, एक महिला को हो सकती है। लेकिन जैसे बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको पहचाने और उसका इलाज सही समय पर करवाएं। बिल्कुल, इसको आप ये ना सोचें कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। आपको किसी और की नहीं, समाज की नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य की चिंता करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। अपने परिवार में बिल्कुल इस जागरूकता को लाइए, और सभी का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी है वो उठानी बहुत जरूरी हो जाती है। केवल महिलाओं का ही ये दायित्व नहीं है, बल्कि परिवार के हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि हम एक दूसरे के स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखकर चले। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालकृष्ण जी राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, मैं पेट में दुखी। पेट में समस्या है? किस चीज की समस्या है? हाँ। हेलो, वो तो सभी। हम आपका जो सवाल है वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं। हेलो मैडम जी, सवाल पूछिए, क्या समस्या है, क्या पूछना चाहते हैं? आपका सवाल जो है वो जी, जितना हम समझ पा रहे हैं वो यही है कि जो महिला है उनको सफेद पानी ज्यादा आता है। ऐसे में क्या कारण हो सकता है डॉक्टर कामिनी? हाँ, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एज क्या है पहले तो वो जाननी होती है कि इनकी एज क्या है। और सफ़ेद पानी आना पीरियड से पहले कुछ दिन तक और पीरियड आने के बाद कुछ दिन तक वो सामान्य है, फिजियोलॉजिकल है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। अगर उसमें खून की कमी है तो भी उसमें ये हो सकता है। अगर लोकल हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया, उसको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की होती है। बैक्टीरिया वेजिनोसिस होता है, कैंडिडियासिस होता है, ट्राइकोमोनास होता है। ये सारे कीटाणु जो है उनका अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हो सकता है। और अगर हम अपने हिसाब से अगर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं
तो वात पित्त और कफ 3 दोष से हम इसको समझते हैं, उनको चेक करते हैं और उसके हिसाब से उनको इलाज बताते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक सफ़ेद पानी की समस्या है तो एक टेस्ट होता है पेप्समियर टेस्ट, वो भी हम उनको सजेस्ट करते हैं। सर्वाइकल इरोजन यानी बच्चेदानी के मुंह पे अगर कोई जख्म है तो उसकी वजह से भी सफ़ेद पानी की समस्या होती है, लेकिन वो चेक करने के बाद ही पता चलता है। बिना चेक किए मरीज को सफ़ेद पानी की समस्या क्यों है वो नहीं बता सकते हैं। ये बिल्कुल, तो ऐसे में अगर माहवारी से पहले आ रहा है तो सामान्य है और बाद में आ रहा है तो सामान्य है, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो ऐसे में आप अगर डॉक्टर के पास जाके कोई बदबू है, उसकी वजह से खुजली हो रही है तो तुरंत डॉक्टर का संपर्क करें। एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखा लें। तो जैसा डॉक्टर कामिनी अभी हमने देखा कि जो महिलाएं हैं हमारी वो स्पष्ट रूप से अपना सवाल नहीं पूछ पाई, हिचक रहती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर महिलाओं की ही तो उनमें सहनशीलता सक्रियता तो बहुत होती है, लेकिन अगर रोग को पहचानने की बात करें तो वो नहीं पहचान पाती। साथ ही साथ जब वो एडवांस स्टेज में आ जाता है तब उसकी पहचान हो पाती है, क्योंकि वो अपने घर में भी किसी को नहीं बताती हैं कि मुझे ये समस्या हो रही है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? हाँ, इसमें सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो उनको पता ही नहीं रहता है कि समस्या है कि वैसे ही हो रहा है मुझे, जैसे उनको सिर दर्द है या पेट में दर्द हो रहा है या कमर दर्द हो रहा है तो आम तौर पर ऐसे लेते कि हाँ थोड़ा काम किया इस वजह से मुझे कमर दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, या खाना नहीं खाया है तो सिर दर्द हो रही है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, और वो सोचते हैं कि छोटी सी तो प्रॉब्लम है, क्या बताना है किसी को, ये बात भी होती है। और अगर हम लेते हैं कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, अगर उनको जैसे अभी बताया कि सफ़ेद पानी की समस्या है या पीरियड के समय ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या कभी उनको छाती में गांठ भी महसूस होती है तो वो किसी से बताती नहीं है कि मुझे ये समस्या हो रही है। तो ये है कि उनको बताना रहता है कि ये दिक्कत होती है, ये समस्या होती है, इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है और घर के सदस्यों को भी बताना जरूरी है। अदरवाइज उनकी समस्या का जो अगर पहले पता नहीं चला तो बाद अगर लेटर स्टेज में पता चलता है तो हो सकता है उनका इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए उनमें अवेयरनेस जो है वो बहुत बड़ा आजकल की जो जरूरत है। बिल्कुल, इस संबंध में डॉक्टर राजेश आपसे टिप्पणी लूंगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल शामिल कर लेती हूँ। बिहार से इस वक्त विक्रमजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए उनका सवाल जान ले। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या है आपका सवाल? मेरी पत्नी है, वो पानी से बहुत ज्यादा ठंडा के दिन में भी हाथ पैर धोना ज्यादा पसंद करती है। उनको ठंडे पानी में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, हाथ पैर धोना? जी जी। काफी ठंड में भी ज्यादा ठंडा अच्छा लगता है, कोई समस्या है के रूप में देखेंगे हम? नहीं, अगर देखिए एक समस्या है जिस अगर वो है बार बार हाथ धोना, अगर ये है तो हो सकता है उनको ऑब्सेशन कंपल्शन ना हो, ये भी एक तरह की बीमारी होती है। लेकिन उसके लिए रेगुलर अगर हाथ पैर धो रही हैं, उन्हें लगता है साफ होना चाहिए, कहीं गंदगी रह गई है तो ये बीमारी है। और अगर ये बीमारी है और खास काफ़ी लोगों में होती है, लेकिन उनको कई लोगों को पता नहीं होता है कि इसका भी एक इलाज है और ये बड़ा स्वाभाविक सा इसका इलाज है और डॉक्टर से मिल सकते हैं। और जैसे बता रहे हैं कि ठंड में भी बार बार ऐसे कर रही हैं तो इसका मतलब हो सकता है उनको रिपीटेटिव इस तरह का बिहेवियर हो। और बिल्कुल अगर बाकी श्रोता भी सुन रहे अगर इसी प्रॉब्लम है तो इसका इलाज होता है और ठीक हो सकता है। हाँ, ये किसी में भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में है, महिलाओं में हो सकता है ज्यादा हो, कभी वो साफ सफाई के वो ज्यादा वो रहता है उनको तो, लेकिन ये कभी कभी बीमारी का रूप भी ले सकता है इस तरह। बिल्कुल, तो ऐसे में यही सलाह है डॉक्टर को एक बार दिखा लें और फिर चेकअप करा लें। अभी तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये बिल्कुल एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, अब आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी मैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर। इसी में चर्चा करें तो क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि क्या होता है कि कभी कभी मानसिक बीमारियां परिवार में उसको रियल इलनेस नहीं मानते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी को पेट में दर्द है या कोई तकलीफ है तो बुखार है, उसको सीरियस इलनेस माना जाता है, इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मान ली उदासी है तो उन्हें ऐसा लगता है ये रियल बीमारी नहीं है, ये तो नाटक कर रहे हैं, ये काम से बचना चाहते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो उसको और कभी कभी ये कहते नहीं हम इसको कहीं घुमा कर ले आते हैं, यहाँ ले जाएंगे, उसको कुछ खाना खिला देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको प्रॉपर डिप्रेशन या मानसिक बीमारी भी बीमारी है, उसको बीमारी की तरह ही समझे, बाकी बीमारी की तरह ही है और उसका इलाज भी उसी तरह से कराएं। मतलब उसको जैसे
क्योंकि अक्सर उसको इग्नोर होता है और कभी कभी बहुत ही सीवियर स्टेज में ही इसका पता लग पाता है। कहने का मतलब यह है कि इसको भी रियल इलनेस माने, और अक्सर लोग समझते हैं, परिवार के लोग ये अपना बहाना कर रहे हैं और इसको रियल इलनेस नहीं मानते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, और इसीलिए इसके बारे में हालांकि स्टिग्मा भी है और भी कारण है, बट इसको भी हम ये बताना चाहेंगे कि इसको भी प्रॉपर एक बीमारी की तरह एक बीमारी के रूप में माना जाए और इसका सही तरीके से इलाज भी करवाया जाए, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। बिल्कुल इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, फोन किया है, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरी बेटी है जी, उसकी उम्र कोई 16.5 साल के है जी, और उसे अभी महामारी नहीं जी, पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, महामारी शुरू हो चुकी है? नहीं, आ नहीं रही, नहीं हुई है, नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। 14.5 साल की है और अभी तक महामारी शुरू नहीं हुई है। मैडम 16.5 साल की, हाँ 16.5 साल की, 16.5 साल की है। हाँ 16.5 साल की है, महामारी भी शुरू नहीं हुई है, तो तुरंत आपको डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होंगे और वो आपको बता देंगे कि ये क्यों हो रही है। खून की जांच भी मैडम मैंने टेस्ट करवाए थे सारे। हाँ जी, बता दीजिए क्या क्या टेस्ट करवाए हैं, अगर आपको तकरीबन याद है तकरीबन सारे टेस्ट करवाए थे, मेडिकल कॉलेज में गया था, उसमें कुछ नहीं निकला है। हाँ, उन्होंने कहा कि बच्चेदानी की मुंह जो है छोटा है, बच्चेदानी का साइज जो है छोटा है, बच्चेदानी का साइज छोटा है, साइज छोटा है। हाँ, तो बच्चेदानी का साइज छोटा है तो उसके लिए भी इलाज होता है, उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, वो इसका इलाज कर देंगे और उसका इलाज होने के बाद उसको पीरियड आ जाएंगे। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, टेस्ट करवा लिए हैं, आपको कारण पता चल चुका है, तो अब आप इसका पूर्ण इलाज करवा लीजिए डॉक्टर के पास जाकर, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर, और इसका इलाज संभव है। आगे चलकर ये समस्या पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर कामिनी, मैं आपसे जानना चाहूंगी मेनोपॉज के बारे में विस्तार से कि क्या समस्याएं होती हैं, क्या शारीरिक चुनौतियां हैं जिनका सामना हमारी महिलाएं करती हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका जवाब लूंगी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग हॉस्पिटल बोल रहा हूं। मैं आज अपने किसान भाइयों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या
जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज करना है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं 40 के बाद कैसे रहें चौकन्ना। और आपके पास कोई सवाल है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से, राजा राम जी ने हमें कॉल किया है। आइए उनका सवाल जान लें। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर मैं 55 साल का हूँ जी, मैं 20 साल का था तब से दवा खा रहा हूँ जी डिप्रेशन की। डिप्रेशन की 20 साल की उम्र से अभी तक खा रहे हैं? 35 साल होगा जी। बिल्कुल। आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे को डर लगता है, घबराहट होती है, पेट में दर्द रहता है। हाँ। और कंपन हो जाती शरीर में। अब मेरे को जीना बेकार हो रहा है, 1 मिनट दवाई खत्म हो गई तो ही मैं बेकार हो जाता हूँ। नहीं तो ले ली, दिल्ली ले ली, अब रेवाड़ी से ले रहा हूँ। तो कोई उपाय बताए जिससे मैं जिंदा रहूं। नहीं तो आप दवा ले रहे हैं तो जैसे बताया है अपनी कुछ दवा में ऊपर नीचे या कुछ दवाओं में चेंज करते हैं। अपने डॉक्टर से आप मिलते रहे। अगर मतलब लग रहा है 20 साल की उम्र से और अभी 55 के तो इतने 35 साल से, अब ये पता नहीं लगातार ले रहे हैं या बीच बीच में इन्होंने छोड़ दिया होगा। नहीं, लेकिन लगातार ले रहे हैं। अपने डॉक्टर के जरूर बदल लेता हूँ, दवा लेते लेते भी आराम नहीं मिल रहा है। नहीं तो अपने डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, डिप्रेशन की दवा एक नहीं होती है, बहुत तरह की दवाइयां होती हैं और उसमें अगर एक नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी दवा दी जाती है। और मेरी सलाह यही रहेगी कि और बाकी जो श्रोता जो सुन रहे हैं जो डिप्रेशन से ग्रसित हैं, खासकर गांव के व्यक्ति जो हैं, तो अगर उनको प्रॉब्लम, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए अपने, और वो जैसा एडवाइस दें कि दवा में और जो भी बात है आपको लगता नहीं उसमें कुछ साइड इफेक्ट है या कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो उसमें वो बिल्कुल दूर हो सकते हैं। लेकिन अपने डॉक्टर से इसकी चर्चा करिए और उसको ना छोड़ें। आप रेगुलरली महीने में एक बार या महीने में 2 महीने में एक बार जरूर मिले उनसे और सारी जो बात है, क्योंकि ऐसे में बताना मुश्किल है दवा का नाम और ऐसे हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं। मैं बताना चाहूंगा जो भी दवाइयां जो पूरे जो विदेश में मिलती हैं वो सारे हमारे देश में भी हैं। तो सब दवाइयां बहुत अच्छी हैं और दवाइयों के अलावा भी और इलाज होता है जिसको थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और ये सब बोलते हैं, कहते हैं, और वो सब अवेलेबल है। जी बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब हमारे कॉलर ने पूछा कि 35 साल से ये दवाइयां ले रहे हैं और अभी भी ये जारी है सिलसिला, तो जो डिप्रेशन है वो उसका ड्यूरेशन हम क्या कहें, 1 घंटा 2 घंटा या फिर कब तक इसका ड्यूरेशन हो सकता है? अगर किसी, देखिए उसका पहचानने का बड़ा सिंपल तरीका है, 2 हफ्ते तो मैंने जनरल बता दिया। उसमें यह है कि दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर रहे, मोर देन 50% ऑफ द टाइम रहे, हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा टाइम रहे, तो उसको हम कह सकते हैं। और खासकर ये इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए कि उसका डिस्फंक्शन हो उसके साथ। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जो है ऑफिस जाना बंद कर दे या अपना काम करना बंद कर दे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे, तो एक डिस्फंक्शन होता है जी। और अगर ये लक्षण है तो हो सकता है डिप्रेशन हो। और अब 35 साल से ले रहे हैं, इसका इनको फायदा है, इतने दिन ले रहे हैं तभी है। और हो सकता है मुझे, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं, कभी एक और बीमारी होती है डिप्रेशन में जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, खासकर महिलाओं में भी होती है। तो उसमें क्या होता है कि डिप्रेशन होता है और उसके साथ साथ एक ऑपोजिट तरह के लक्षण होते हैं जहां पे उत्तेजना, एक्साइटमेंट, ज्यादा बातें करना, वो सब भी लक्षण हो सकते हैं और उसका इलाज बड़ा लंबा होता है जी। और अगर जिंदगी भर नहीं तो काफी टाइम तक उसका इलाज चलता है, लेकिन दवा लेने से वो काफी हद तक कंट्रोल किया जाता है और ठीक हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम इसे भी एक बीमारी के तौर पर ही बिल्कुल ट्रीट करें, जैसे आपने पहले भी कहा था, और उसी के हिसाब से इसका इलाज भी आप शुरू कर दें। बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, समय की बहुत कमी है मेरे पास, मेनोपॉज के बाद कैसे रखें महिलाएं अपना ध्यान, आप बताते हैं जल्द से। हाँ, मेनोपॉज में हम लोग 3-4 तरह से अगर उनको हम करते हैं कि वात पित्त कफ के हिसाब से उनके सिम्टम्स को हम डिवाइड करते हैं। दूसरा हमारी एक स्पेशलिटी है, दैट इज प्रकृति। उनकी प्रकृति की हम जांच करते हैं कि कौन सी प्रकृति के आप हैं, वात प्रकृति के हैं, पित्त के हैं कि कफ के हैं। तो उसके हिसाब से उनकी समस्या कौन सी है और उसमें लाइफस्टाइल चेंज क्या करना चाहिए। जैसे वात प्रकृति की महिला है, उनको वात से रिलेटेड समस्या होने के ज्यादा चांसेस है। जैसे मैंने बताया कि जोड़ों में दर्द वगैरह होती है, तो वात को बढ़ाने वाले आहार जो है उनको नहीं लेना है, ऐसा काम नहीं करना है
है जो कि वात को बढ़ाता है। वैसे पित्त प्रकृति की महिला है, उनको पित्त से रिलेटेड समस्या होने की, जैसे चिड़चिड़ापन है, गर्मी होना, तो गर्म चीजें नहीं लेना है, तीखा तला हुआ भोजन जो उनको नहीं लेना है, स्पाइसी फूड जो है वो नहीं लेना है, जो कि पित्त को बढ़ाकर उनकी समस्या बढ़ाता है। बिल्कुल, तो इस तरह से हाँ, कफ प्रकृति की अगर है तो उनको वजन जल्दी बढ़ जाएगा, उनका बहुत जल्दी उनका वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है, तो उनको भारी चीजें नहीं लेनी है, मतलब पचने में भारी चीजें जो होती हैं। तो इस तरह से आहार को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को, पूरे सिस्टम को हम बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल, तो तमाम बातें आज हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई हैं। आपको जागरूक रहना है और बिल्कुल सतर्क रहना है, तभी आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख पाएंगी। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित होंगे, और ये बात आपको बता दूं कि प्रमाण है कि आप हमें लगातार फोन करते रहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम बहुत से फोन को शामिल नहीं कर पाते और बहुत सारी ईमेल्स भी हम तक पहुंचती हैं। जैसे आपको बता दें, पिछले सप्ताह हमारे पास आई है महाराष्ट्र से, बारामती से बारामती फुले की मेल आई है कि उन्हें माइग्रेन की समस्या है, जिसके कारण वे काफी परेशान रहती हैं। कोलकाता से कुमार मयूरेश की समस्या आई है कि 62 साल की मां को दाईं तरफ पैरालिसिस की समस्या है, उनका दायां पैर जो है वो बिल्कुल बेजान है। और कानपुर से मीनाक्षी शर्मा की समस्या है कि उनकी मां यदि कोई भी दवा लेती है तो शरीर में छाले पड़ जाते हैं, इस डर से वो बुखार की भी दवा नहीं ले पाती हैं, कोई उपाय बताइए। दोस्तों, हम बहुत जल्द ही अपने विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे और समाधान के साथ ही आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। और आप हमें लगातार लिखते रहें, इसके लिए आपको बता देते हैं हमारा पता क्या है। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता देते हैं हमारी ईमेल आईडी क्या है, जिसके जरिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और डीडी किसान देखते रहिए। नमस्कार।